नमस्कार स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी SGNR की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था सेल यानी कोशिका, जो कि जनरल साइंस का एक बहुत ही बेसिक आधार टॉपिक, और इसी में हमने काफ़ी कुछ बातें की। कोशिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, फिर कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, सेल ऑर्गन्स कि कोशिका के अंग कौन कौन से हैं, और उन्हीं कोशिकांगों पे हमने सबसे बाहरी आवरण से स्टार्ट किया था कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा था कि कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने की थी। कोशिका भित्ति मर्त प्रकार की होती है यानी डेड सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर। कोशिका भित्ति अपारगम्य होती है, इम्परमेएबल होती है, जिसके आर पार कुछ गमन नहीं कर सकती। कोशिका भित्ति सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, काइटिन से मिलकर बनी है। सेलुलोज के बारे में कहा था कि ग्लूकोज का बहुलक पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज सेलुलोज कहलाते हैं। इसी सेलुलोज से हमने पढ़ा था कागज की लुगदी बनाई जाती है या कागज निर्माण में इस सेलुलोज का उपयोग होता है। इस सेलुलोज के बारे में पढ़ा था कि मनुष्य के अंदर इस सेलुलोज का पाचन नहीं हो सकता, और इसी कारण से इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज होते हैं। फिर पैक्टिन पढ़ा कि दो कोशिका भित्तियों को पैक करने का, जोड़ने का काम पैक्टिन का होता है। कि दो कोशिका भित्तियां पैक होती है, आपस में जुड़ी होती है, किसके द्वारा? पैक्टिन। इसी पैक्टिन के बारे में हमने पढ़ा था कि पादपों में सीमेंट की तरह कार्य करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? पैक्टिन। पके हुए फल मुलायम सॉफ्ट हो जाते हैं पैक्टिन के घुलने से। हमने कुछ ये बातें पढ़ी थी। लिग्निन के बारे में पढ़ा था कि पादपों को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है यानी लचीलापन प्रदान करता है। एक इंपॉर्टेंट उसी कोशिका भित्ति के अंदर कि कवकों की कोशिका भित्ति फंजाई, जो कवक होते हैं, कवकों की यानी फंजाई, कवक बोले तो फंजाई, कवकों की कोशिका भित्ति, जो कवक फंजाई होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल, कोशिका भित्ति सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? इंपॉर्टेंट बनता है। सिर्फ कवकों की कह रहा हूं कि प्लांट के अंदर जो अगर कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन से मिलकर बनी होती है, लेकिन कवकों के बाहर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है तो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? काइटिन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जी, काइटिन की बनी होती है। हमसे पूछा जाए कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की, यानी फंजाई जो होती है उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? तो काइटिन नामक एक सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, उसी से। खुद ब खुद बता रहे हैं हमें, तो सिर्फ इतना सा ही हमें ध्यान देना है। तो कवकों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी मिलकर बनी होती है? काइटिन, काइटिन, काइटिन। अपने आप बता रहे हैं कै कवकों की कै कोशिका भित्ति कै काइटिन की बनी होती है। क्या? कै कवकों की कै कोशिका भित्ति कै काइटिन की बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होगी? काइटिन से। बस ये चीज हमें ध्यान देनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए काइटिन वाला कि किसकी कोशिका भित्ति काइटिन से मिलकर बनी होती है? तो किसका होगा? कवकों की। ये थी हमारी छोटी सी कोशिका भित्ति, जो कि केवल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। कोशिका भित्ति के बाद में सेकंड सेल ऑर्गन कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। देखते हैं कि कौन सी होगी कोशिका झिल्ली के बारे में, क्या क्या विशेषताएं हैं। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ध्यान दीजिए, सेकंड सेल ऑर्गन और उसी का नाम मिलता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ CM शॉर्ट में लिखा है CM। CM का अर्थ चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, CM का अर्थ यहाँ सेल मेम्ब्रेन है।
कोशिका की झिल्ली है, यानी कोई भी कोशिका होगी तो उसके एक बाहर लेयर होगी और वो क्या कहलाएगी हमेशा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बिना कोई भी कोशिका का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, बन नहीं सकती, यानी कोशिका झिल्ली अति आवश्यक है। कोशिका झिल्ली नहीं होगी तो कोशिका बन ही नहीं सकती, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो किसी भी कोशिका के बाहर एक आवरण होता है, वो क्या कहलाएगा, कोशिका झिल्ली। पादपों के अंदर इसी आवरण के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल। तो ये कोशिका झिल्ली। सबसे पहले तो कोशिका झिल्ली की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई, खोजकर्ता थे नागेली व क्रेमर। दो साइंटिस्ट कौन कौन से, नागेली व क्रेमर नामक दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने किसकी खोज की, कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली की खोज करने का श्रेय किसे जाता है, नागेली व क्रेमर नामक साइंटिस्ट थे। कोशिका झिल्ली होती है सभी कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है, क्या, सभी कोशिकाओं में प्रेजेंट, क्योंकि इसके बगैर कोशिका बन ही नहीं सकती। सभी कोशिकाओं में प्रेजेंट होगी जी, कोशिकाओं में प्रेजेंट। सभी कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन। यही कोशिका झिल्ली, ध्यान देना, जीवित प्रकार की होती है, लिविंग टाइप होती है। कैसी होती है, जीवित प्रकार। किस टाइप की, जीवित, लिविंग होती है। जहां सेल वॉल पड़ा था कि डेड प्रकार की होती है, मर्त प्रकार की होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन किस टाइप की होगी, लिविंग टाइप से होती है, जीवित प्रकार की होती है। कैसी होगी हमेशा, जीवित यानी लिविंग टाइप्स की होती है। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है। कैसी होती है, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य। खुद विवर्त होता है अर्ध पारगम्य, जिसके आर पार आधे पदार्थ तो गमन कर जाए, आधे गमन न कर पाए, वो क्या कहलाएगी, अर्ध पारगम्य। खुद विवर्त होता है अर्ध का मतलब आधा, पार का मतलब पार कर जाना, और गमन का मतलब चले जाना। अर्ध पारगम्य, जिसके आर पार आधे पदार्थ तो गमन कर जाए, आधे पदार्थ गमन नहीं कर पाए, वो क्या कहलाएगा, अर्ध पारगम्य कहलाएगा। सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल कहलाती है। चयनात्मक परमिएबल, यानी कुछ को तो अपने झिल्ली अंदर से जाने देती है, कुछ पदार्थों को नहीं जाने देती, यानी सिलेक्ट करके भेजती है, इसलिए नाम क्या कह सकते हैं इनको, चयनात्मक पारगम्य, अर्ध पारगम्य, सेमी परमिएबल होती है। सभी के अंदर कोशिका झिल्ली किस किस से मिलकर बनी होती है, तो ध्यान देना, प्रोटीन, कोशिका झिल्ली बनी होगी प्रोटीन प्लस लिपिड से, यानी वसा से, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी है, से मिलकर बनी, किस किस से, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी, किस किस से मिलकर बनी हुई होती है, तो प्रोटीन और दूसरा कौन सा होगा, लिपिड से। जहां हमने कोशिका भित्ति पढ़ा था कि कोशिका भित्ति बहुत सारे पदार्थ होते हैं, याद करो, सेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन, काइटिन, ये सुबेरिन, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है, दो मेन सब्सटेंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक प्रोटीन और एक कौन सा, लिपिड यानी फैट यानी वसा। तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर क्या बनी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन बनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। फिर ध्यान दीजिए, इसी कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए मॉडल दिए गए थे कि कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी है, इसको समझाने के लिए क्या दिए गए थे, मॉडल दिए गए थे। अब ये समझ में नहीं आता मॉडल क्या होते हैं, कि मॉडल क्या होते हैं। तो नॉर्मल सी बात, एक जनरल वे में देखा जाए तो जब किसी फेमस बड़ी चीज को, जो कि बहुत फेमस हो चुकी हो इस संसार में, यूनिवर्सल के अंदर, वो बहुत ही कम हो, तो उस चीज को, उस वस्तु को, उस इंसान को, उस जगह को हम हर स्थान पे नहीं लेके जा सकते, हो वो उसको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, दर्शाया नहीं जा सकता। तो उसी का छोटा रूप जब बना के दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, तो वो मॉडल कहलाता है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल मॉडल के लिए, कि जो पृथ्वी अर्थ है इतनी बड़ी है, इस पे महाद्वीप भी है, महासागर भी है, पहाड़ भी बहुत ऊंचे हैं, नदियां भी है। अब उनको हर जगह तो नहीं लेके जा सकते हम,
कि हर स्थान पे कि ये देखिए यहाँ ये नदी है, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो उसी पृथ्वी का अर्थ का एक छोटा रूप बना दिया जो ग्लोब के नाम से जाना जाता है। वो ग्लोब है क्या? इस पृथ्वी का मॉडल ही तो है, जिसपे हमें पता चलता है कि हाँ ये है, यहाँ ये देश है, यहाँ ये नदी है, यहाँ ये पहाड़ है, यहाँ ये पत्थर है। तो बस वही बात है कि कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है, इसको समझाने के लिए क्या दिए गए, समय समय पे मॉडल दिए गए। हमें 2 मॉडल के नाम याद रखने की, किस किस ने कौन कौन से मॉडल दिए, बस हमें ये 2 नाम ध्यान रखने। तो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए मॉडल दिए गए थे। संरचना को समझाने के लिए मॉडल दिए गए थे। समझाने के लिए क्या दिए गए? मॉडल दिए गए। किसकी? कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए क्या दिए गए? मॉडल। वो मॉडल कौन से हैं, कैसे? पहला मॉडल दिया गया था रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल। रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ रॉबर्टसन। इकाई कला यानी झिल्ली, इकाई कला मॉडल। रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ रॉबर्टसन। यूनिट यानी इकाई कला मॉडल दिया गया था। हमें सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि इकाई कला मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो ध्यान रखना है कौन सा? रॉबर्टसन। कौन सा? रॉबर्टसन ने कौन सा दिया था? तो इकाई कला मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्टसन के द्वारा। फिर एक साइंटिस्ट और थे जो कि सर्वमान्य मॉडल है, आज भी चलता है। हमें इस मॉडल का नाम ध्यान रखना है, सिंगर व निकोलसन। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल दिया था, सिंगर व निकोलसन। सिंगर व निकोलसन का तरल मोज़ेक मॉडल था। तरल यानी लिक्विड मोज़ेक मॉडल। बस ये 2 मॉडल के हमें नाम ध्यान रखने हैं, किसके लिए दिए गए थे? कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाना। कौन कौन से मॉडल? रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल, सिंगर व निकोलसन। एक साइंटिस्ट का नाम क्या था? सिंगर, दूसरे का नाम क्या था? निकोलसन। का तरल मोज़ेक मॉडल, लिक्विड फ्लूइड यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के अनुसार, जो रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल था, इसके अनुसार इन्होंने ये बताया मॉडल में कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन लिपिड की एक सतत लेयर होती है, यानी कंटिन्यूस होती है, लगातार होती है। जबकि तरल मोज़ेक मॉडल में सिंगर और निकोलसन कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। प्रोटीन 2 प्रकार की होती है, एक सिंपल प्रोटीन, एक इंटरकैलोरिक प्रोटीन होता है, इंटरवेसिव प्रोटीन। तो ये हमें सिर्फ मॉडल नहीं जानना, हमें सिर्फ नाम जानने हैं। तो पहला कौन सा? रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल। दूसरा कौन सा? सिंगर व निकोलसन का तरल मोज़ेक मॉडल था। कौन सा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया? सिंगर व निकोलसन। ये नाम 2 याद रखने हैं भाई, जो भूल जाओ तो देखो, इकाई का अर्थ होता है एक, यूनिट यानी एक, कला मॉडल। मुझे इतना पता है कि भाई रोब तो किसी एक का ही होता है, इकाई का अर्थ होता है एक। हम पढ़ते हैं ना, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, तो वही बात है, रोब तो किसी एक का होता है। रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इकाई कला मॉडल, यानी रोब तो किसी एक का होता है। जी, रोब किसका होगा? हमेशा किसी एक इंसान का होगा। जैसे हमारे घरों में अगर दादाजी है तो पूरे परिवार को होल्ड वही करते हैं, कंट्रोल करने का काम उन्हीं के द्वारा होता है। यानी रोब किसका चलता है? अगर दादाजी है तो उन्हीं का चलता है। तो रोब तो किसी एक का होता है। ध्यान दीजिए, सिंगर सुर निकालता है। क्या निकालता है? सिंगर सुर निकालता है, लगातार नहीं निकालता, मोज़ेक रूप से निकालता है। मोज़ेक का अर्थ होता है अव्यवस्थित रूप, यानी लगातार नहीं होती, उसमें कुछ अव्यवस्थाएं पाई जाती है, कंटिन्यू नहीं होते, डिसकंटिन्यूस होता है। तो सिंगर सुर निकालता है, लगातार नहीं, मोज़ेक रूप से निकालेगा। सिंगर सुर निकालता है, सिंगर क्या निकालता है? सुर निकालता है, लगातार नहीं, मोज़ेक रूप से निकालेगा। कैसे? मोज़ेक यानी रैंडमली।
वो लगातार सुर नहीं निकालेगा, उन सुरों के अंदर ऊपर नीचे यानी लय ताल के अंदर कुछ चेंजिंग करेगा। तो वही कौन सा सिंगर सुर निकालता है, लगातार नहीं निकालेगा मौजिक रूप से। तो ये दो मॉडल के नाम ध्यान रखने। फिर सुनिए सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा? नागेली व क्रेमर। किस साइंटिस्ट ने की थी? नागेली व क्रेमर। कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? सभी कोशिकाओं में प्रेजेंट होगी, जहां जहां कोशिका है वहां कोशिका झिल्ली प्रेजेंट ही होगी। होती कैसी है? तो जीवित प्रकार की होती है। किस टाइप की होगी? लिविंग टाइप की होगी, जीवित प्रकार की होगी। होती कैसी है? अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी जिसके आर पार कुछ पदार्थ तो गमन कर जाए, कुछ गमन नहीं कर पाए। बनी किस किस की होती है? तो प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है, सिर्फ प्रोटीन और लिपिड से। इसी कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए दो मॉडल दिए गए थे। पहला था रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ रॉबर्टसन, और दूसरा मॉडल सिंगर व निकोलसन का तरल मौजिक मॉडल। ध्यान देना कि कोशिका झिल्ली की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा? तो नागेली व क्रेमर थी। कौन कौन से थे? नागेली व क्रेमर। भाई जब भूल जाओ तो खुद ही बता रहे। हमें कितना ध्यान रखना है भाई, झिल्ली तो पाई जाती है नाग पे। झिल्ली किस पे पाई जाती है? नाग। नाग समझते हो? स्नेक यानी सांप। नाग किसको कहा जाता है? स्नेक यानी सांप को कहा जाता है। तो क्या कहेंगे? झिल्ली तो पाई जाती है नाग पे। नाग के ऊपर एक व्हाइट कलर की बिल्कुल पतली लेयर झिल्ली पाई जाती है। तो झिल्ली किस पे पाई जाती है? नाग पे। तो नागेली व क्रेमर। कौन सा? नागेली व क्रेमर। झिल्ली तो पाई जाती है नाग पे, तो नागेली व क्रेमर हो। ये बिल्कुल छोटी सी हमारी कोशिका झिल्ली थी। कौन सी? कोशिका झिल्ली। तो हमें एक एक चीज ध्यान रखनी है कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली को सर्वप्रथम खोजने का काम किसके द्वारा किया गया? तो नागेली व क्रेमर नामक साइंटिस्ट थे। कौन कौन से थे? एक था नागेली और दूसरा था क्रेमर। कोशिका झिल्ली जो होती है वो जीवित टाइप की होती है, यानी इसमें लिविंग सब्सटेंस होते हैं, ये लिविंग होती है, जीवित प्रकार की होती है। जबकि कोशिका भित्ति हमने पढ़ा था मर्त प्रकार की होती है। आप हमारे चैनल संभव अकेडमी एसजीएनआर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये वीडियो हर एक स्टूडेंट तक पहुंच सके और उसका भविष्य उज्जवल हो जाए। नेक्स्ट कोशिका झिल्ली के बाद में देखते हैं हम छोटे छोटे कोशिकांग है हमारे, और उसी कोशिकांग के अंदर छोटा सा कोशिकांग लाइसोसोम। बहुत ही छोटे छोटे कोशिकांग दिए हुए। जितने भी कोशिकांग है सब कोशिकांग हम पढ़ेंगे एक एक के बारे में। आप जल्दी से हमारे चैनल और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, छोटा सा सेल ऑर्गन लाइसोसोम। नेम से तो सभी परिचित है, लाइसोसोम। छोटा सा कोशिकांग लाइसोसोम। सबसे पहला क्वेश्चन वही कि लाइसोसोम को खोज किसने की थी, डिस्कवर किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। तो लाइसोसोम की जो खोज की गई थी, खोज करने वाले साइंटिस्ट थे डी ड्यूवे। खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? डी ड्यूवे। डी ड्यूवे ने किसकी खोज की थी? लाइसोसोम की खोज की थी। यही लाइसोसोम ध्यान रखना, हम कभी पढ़ के आए थे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक सेल प्लस आरबीसी, रेड ब्लड सेल या कार्पल्स, लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाओं में। आरबीसी में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। में क्या है? एब्सेंट, ये नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीसी में कोई से भी सेल ऑर्गन नहीं पाए जाते। हाँ, वो अलग बात है कि 70S टाइप के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि जो लाइसोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीसी में एब्सेंट है।
इसी लाइसोसोम में पाए जाते हैं पाचक एंजाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पाचक एंजाइम पाए जाएंगे। कौन से? पाचक एंजाइम। ध्यान देना, पाचक एंजाइम वैसे तो छोटी आंत में पाए जाते हैं। कहाँ पे? छोटी। लेकिन अगर कोशिका के अंदर भोजन का पाचन करना है, हमारी भोजन का पाचन तो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा, वहां पे होता है। लेकिन अगर जो भोजन कोशिका में पहुंच जाता है, उस कोशिका में उस भोजन को तोड़ने का काम किस सेल ऑर्गन के द्वारा किया जाएगा? तो कौन सा होगा? लाइसोसोम होता है। कौन सा? ये लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम होते हैं। इन पाचक एंजाइमों की विशेषता होती है, ये अम्लीय माध्यम में अपघटन करते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में जल अपघटनीय, अम्लीय माध्यम में जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। कैसे होंगे? अम्लीय, यानी भोजन का पाचन कर देंगे कोशिका के अंदर, लेकिन कंडीशन क्या है? माध्यम कैसा होना चाहिए इनके लिए? एसिडिक मीडियम होना चाहिए, अम्लीय माध्यम। यानी जिस भी किसी विलयन की पीएच से 7 से कम होती है, 7 से कम होगी पीएच, वो कौन सा माध्यम होगा? अम्लीय। जिसकी पीएच 7 से ज्यादा चली जाती है वो क्षारीय हो जाता है। ये पीएच पैमाना होता है 0 से 14 तक। जिसकी पीएच 7 से कम होगी वो अम्लीय, जिसकी 7 से ज्यादा होगी वो क्षारीय, और जिसकी पीएच 7 हो जाती है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो हमें तो ध्यान रखना है अम्लीय माध्यम में कैसे होते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। यही लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिका में होता है। कैसा होता है? एकल झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त कोशिका है, सिंगल मेम्ब्रेन युक्त होते हैं। ध्यान देना, ये सेल मेम्ब्रेन, सेंटर में न्यूक्लियस, यहां ये न्यूक्लियस होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होगा। ध्यान देना, यहां पे इसी में एक इस टाइप का ऑर्गन पाया जाएगा, ये छोटा सा सेल, और इसी के अंदर पाए जाते हैं पाचक एंजाइम। सामान्य अवस्था में नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये एंजाइम बाहर आते हैं। यहाँ पे जो भी भोजन के कण होंगे, पार्टिकल्स होते हैं, उनका क्या करेंगे? अपघटन, यानी उनका पाचन कर देंगे। कहीं कोई समस्या नहीं थी, काम चल रहा था। लेकिन ये लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं, ये कुछ विशेष परिस्थितियों में घातक हो जाते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, विशेष परिस्थितियों में क्या हो जाते हैं? उस इंसान के लिए घातक हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? घातक, नुकसानदायक हो जाते हैं। अब ये विशेष परिस्थितियां कौन सी है? तो ध्यान देना, अगर हम अनशन की कंडीशन कर लें, या अन्न जल त्याग कर दें, कोई भी भोजन ग्रहण न करें, या कोई ऐसा रोगग्रस्त हो जाए जिसमें हम भोजन ग्रहण न करें, या किसी रोगग्रस्त की स्थिति में कोई ऐसा रोग हो जाए कि हम भोजन ग्रहण नहीं कर रहे, अब हमारी कोशिका के अंदर भोजन का क्या हो जाएगा? कमी। कोशिका में भोज्य पदार्थों की क्या हो गई? कमी। अब भोज्य पदार्थों की कमी हुई, ये एंजाइम यहाँ से बाहर निकला, भटक रहा है इधर उधर भोजन की तलाश में कि कहीं फूड पार्टिकल मिल जाए, उसका डाइजेशन कर दें, अपघटन कर दें। यहाँ से घूमता हुआ ये एंजाइम, अगर अनशन की कंडीशन है, यानी हमने अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, घातक होता है। यहाँ से एक एंजाइम आया और अपनी ही कोशिका झिल्ली के पास, और हमने अभी भी पढ़ा है कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी है, यानी वो भी एक भोज्य पदार्थ है। तो ये एंजाइम इस झिल्ली को तोड़ देते हैं। देखिए, अपने द्वारा ही अपनी झिल्ली को तोड़ देना। अब कोशिका झिल्ली टूटी तो कोशिका डेथ, कोशिका की मृत्यु। यहां तक भी काम चल रहा था, कितनी कोशिकाएं मारेंगे, हमारी बॉडी में तो बहुत सारी कोशिकाएं, लेकिन यहां से एक एंजाइम निकला घूमता हुआ अपनी झिल्ली के पास, क्योंकि भूखा है, कहीं भोजन मिल नहीं रहा, भटक रहा है, भूखा प्यासा तड़प रहा है भोजन के लिए। जैसे ही इसे अपनी झिल्ली के पास आया, इसने अपनी ही झिल्ली को नष्ट कर दिया। और ये नष्ट करते ही वही कंडीशन होती है जैसे मैं कह दूं कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, लास्ट क्लास के, अगर उनको बेल बज जाए, घंटी बज जाए,
चलो जी, अब आपकी छुट्टी है, लास्ट क्लास के टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो बच्चे किससे भागते हैं, जैसे जेल से छोड़ा गया उन्हें। वो उससे पहले वही बात यहाँ इन एंजाइमों की, एंजाइम एकदम से बाहर निकलते हैं बहुत ज़्यादा, अपनी कोशिका को, दूसरी कोशिका को, अन्य कोशिका को, सभी को एक साथ बहुत ज़्यादा कोशिकाओं को तोड़ने लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा कोशिकाओं एक साथ कोशिकाओं को तोड़ने लगते हैं। और ऐसी कंडीशन आपने देखी होगी कि कोई अनशनकारी होता है, उसको कोई रोग हो जाए, कोई अनशन हो जाए जिसमें वो भोजन ग्रहण नहीं कर रहा है, तो उस टाइम आपने देखा होगा कि जो अनशनकारी होते हैं उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है। कहते हैं कि वो अनशन पे बैठा हुआ था, अचानक से तबीयत बिगड़ी, चक्कर आ गई, बेहोश हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर ये कंडीशन है। इस लाइसोसोम के एंजाइमों ने अपनी कोशिका को, अपनी झिल्ली को तोड़ा, तो अपनी कोशिका को तोड़ेंगे, अपनी कोशिका को, दूसरी कोशिका को, इस तरीके से अनेक कोशिकाओं को बारंबार तोड़ते हैं। यानी एकदम से जब बहुत ज्यादा कोशिकाएं टूटने लग जाएगी तो वो इंसान बेहोशी हो जाएगी, उससे चक्कर खा के गिर जाएगा। और ये कंडीशन अब इसे आपने देखा होगा कि अनशनकारी को जल्दी से उठाया जाता है और जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है और उसे ड्रिप लगा के भोजन की आपूर्ति करवा दी जाती है। यानी कोशिकाओं तक इन एंजाइमों तक भोजन पहुंच जाता है, एंजाइम शांत हो जाते हैं। फिर गौर करना कि लाइसोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? अम्लीय माध्यम में जल अपघटनी होते हैं। पाचक एंजाइम है, कभी हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका, उसे कहेंगे कि श्वसन से संबंधित सबसे ज्यादा एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। जबकि पाचन से संबंधित सबसे ज्यादा एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम? तो पाचक एंजाइम। कौन से? पाचन से संबंधित एंजाइम होंगे, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित एंजाइम होंगे। तो पाचन का सेंटर कौन सा कोशिकांग होता है? तो लाइसोसोम होता है। अपने द्वारा ही अपनी झिल्ली को तोड़ देना, इसी कारण से इस लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली, सुसाइडल बेग। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइडल बेग कहा जाता है। हमसे पूछा जाए कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, सुसाइडल बेग क्यों कहा जाता है, तो लाइसोसोम के एंजाइम्स अपने द्वारा ही अपनी कोशिका को मार देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। इसी कारण से अपने द्वारा अपनी कोशिका को नष्ट कर देने पर, मार देने के कारण से इसका नाम क्या पड़ा? आत्मघाती थैली, सुसाइडल बेग नाम। क्या रखा गया इसका नाम? आत्मघाती थैली या सुसाइडल बेग कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे कि लाइसोसोम का अन्य नाम क्या होता है? आत्मघाती थैली। लाइसोसोम का आत्मघाती थैली कहते क्यों है? कारण क्या है? तो कारण ध्यान देना, लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देते हैं, अपनी झिल्ली को नष्ट कर देते हैं। इस कारण से ये उस कोशिका के लिए घातक होते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। इसीलिए क्या कहलाती है? आत्मघाती थैली, सुसाइडल बेग। यानी अपने द्वारा ही अपने को मार लेना, आत्मघाती थैली या सुसाइडल बेग कहलाता है। ध्यान दीजिए, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा? डी ड्यूवे। साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, कौन सा? डी ड्यूवे था। कौन सा था साइंटिस्ट? डी। भूल जाओ तो खुद ही बता रहा है मैं, तो इतना सा ध्यान रखना है। लाइसोसोम डुबो के लाश बनाता है। क्या? लाइसोसोम डुबो के लाश बनाता है, यानी मारता है। आत्मघाती थैली यानी मारने वाला ही तो है, तो क्या कहेंगे? लाइसोसोम कैसे मारता है? मैं डुबो के लाश बनाता है। कौन बनाता है? लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि ये कुछ विशेष परिस्थिति में क्या हो जाते हैं? घातक हो जाते हैं, नुकसानदायक हो जाते हैं। फिर सुनिए, लाइसोसोम डुबो के लाश बनाता है। लाइसोसोम क्या करता है? डुबो के लाश बनाता है। तो खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा? डी ड्यूवे नामक साइंटिस्ट। किस साइंटिस्ट के द्वारा? डी ड्यूवे ने इसकी खोज की थी। लाइसोसोम किस किस में एब्सेंट होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीसी, रेड ब्लड सेल के अंदर ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। कौन सा? लाइसोसोम। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। लाइसोसोम क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। लाइसोसोम कुछ विशेष परिस्थितियों में घातक हो जाते हैं, नुकसानदायक हो जाते हैं। कब? वो कंडीशन क्या है जब ये लाइसोसोम हमारे लिए घातक हो जाते हैं, नुकसानदायक हो जाते हैं? तो कंडीशन है अनशन की स्थिति, जब अन्न जल त्याग कर देते हैं हम,
भोजन ग्रहण नहीं करते तो कौन सी स्थिति होती है, एंजाइना। या कोई रोगग्रस्त हो जाए, कोई ऐसी डिजीज हो जाए जिसमें हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, उस टाइम हमारे लिए क्या हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली। पाचन से संबंधित सबसे ज्यादा एंजाइम किसमें होते हैं, इसी लाइसोसोम के अंदर। तो ये छोटा सा सेल ऑर्गन था लाइसोसोम। तो आज की क्लास में हमने देखा कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, उसके कौन कौन से मॉडल होते हैं, रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल, सिंगर व निकोलसन का तरल मोज़ेक मॉडल, कोशिका के सेल ऑर्गन में लाइसोसोम को क्या उपनाम दिया जाता है, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है, कब कब ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो वो सब हमने चर्चाएं की। तो आप एक बार फिर से हमारे संभव अकेडमी SGNR के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाए रखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।